नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भाटी। मोदी सरकार ने आज 11 साल पूरे कर लिए हैं। पीएम मोदी और बीजेपी ने इसे सेवा सुशासन का अमृतकाल बताया और कहा है कि विकसित भारत के लिए जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं। गरीब कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी कामयाबियां गिनाई, लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर भी हुई। 11 साल को जुमला काल बता रही है। राहुल गांधी से लेकर पार्टी लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। ऐसे में आज हम आवाज अड्डा में मोदी सरकार के इन 11 सालों के कामकाज पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इन 11 सालों में विपक्ष का भी क्या रोल रहा। ये भी जानेंगे कि विकल्प देने को लेकर उनका विजन क्या है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज मोदी की तीसरी पारी के 1 साल पूरे हो गए और इस तरह पिच पर 11 साल से मोदी जबरदस्त तरीके से जमे हुए हैं। सरकार का दावा है कि 2014 से देश में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 11 साल की कामयाबियां गिनाई। एक तरफ एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, जीएसटी, सीएए, मेक इन इंडिया, नया वक्फ कानून, 3 तलाक का खात्मा, जम्मू कश्मीर से 370 का अंत जैसे बोल्ड फैसले हैं, तो दूसरी तरफ उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, हर घर जल जैसी सामाजिक योजनाओं की भी लंबी लिस्ट है। लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। कौन सा वादा पूरा किया? 15 लाख आने वाले थे बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ रोजगार बनने वाले थे, 2022 तक किसानों की आय डबल होने वाली थी, 2022 तक हर घर सर पे छत आने वाली थी, 2022 तक इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की होने वाली थी। कौन सा बात? 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनने वाली थी। इसमें से कुछ चीजें तो दफना दी गई हैं, अब उसके बारे में चर्चा ही नहीं होती है। अरे इतने बड़े बड़े काम किए तो बताइए ना असलियत। 11 साल और 9 साल मिला दे, 20 साल में जो अन्याय हो रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 1 साल पहले चुनाव के अभियान के दौरान प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन, मेन एक्टर नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने कई इंटरव्यू दी और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। वो तो 1 साल पहले, पर बिना स्क्रिप्ट, बिना लिखे, निडर होकर मीडिया से बात क्यों नहीं करते हैं? मोदी की आंधी में विपक्ष की सियासत पूरी तरह से पिट गई। कांग्रेस मुक्त अभियान में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। 11 साल में केंद्र में मोदी सरकार ने अपनी तीसरी पारी के साथ इतिहास तो बनाया ही, 21 राज्यों में भी बीजेपी का विस्तार किया। कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। सपा जो है वो समाजवादी पार्टी हो रही है। कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है। समाजवादी पार्टी डूबती हुई नैया है। हर समय बौखलाए रहते हैं, जाति को जाति से लड़ाने की कोशिश करते हैं, फर्जी पीडीए की बात करते हैं श्री अखिलेश यादव, और परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हैं। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के वह ठेकेदार हैं और कहिए कि ऐसी कंपनी को चेयरमैन है। और श्री राहुल गांधी जी तो उनको अनाप शनाप जैसे उनको कोई एक विशेष रोग हो गया हो, वो हर समय पाकिस्तान का गाना गाते हैं। मोदी के 11 साल में राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों में ब्रांड इंडिया को मजबूती मिली। सर्जिकल स्ट्राइक से आतंक की कमर तोड़ने की जो शुरुआत हुई वो बालाकोट और अब ऑपरेशन सिंदूर तक पहुंच गई है। लेकिन अभी मोदी सरकार के सामने बदले हुए हालात में कुछ चुनौतियां भी आ गई हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ टैंट्रम से लेकर डिप्लोमेसी की चुनौतियां हैं। तो आज आवाज अड्डा में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे कि 11 साल में कितना बदला भारत और कितने दमदार और असरदार है मोदी सरकार। क्या विपक्ष के पास है विकल्प देने की कोई मजबूत धार? तो कई सवाल होंगे यहाँ पर और उन सवालों के रास्ते हम देखेंगे कि कैसे रहे ये 11 साल। और जो विपक्ष की बातें हैं, उनके जो आरोप हैं या उनकी जो कहना है,
तो वो खुद अपने काम में कैसे उतरे और क्या उनके पास जो प्रश्न यहाँ पर मूल में उठाया गया कि क्या विकल्प देने की स्थिति में है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, मतलब बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष। साथ ही जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, तो पहला सवाल शिवम मैं आप ही के पास लेकर आ रहा हूं। आज नड्डा साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी हमने सुनवा भी दी और जो विपक्ष के बयान आए वो भी हमने सुनवा दिए। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, देखिए 11 साल में काफ़ी कुछ हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा इस अंदाज में ये सवाल है कि आप वो फहरिस्त भी मुझे गिनाएंगे, लेकिन आपके लिहाज से, एक प्रवक्ता के लिहाज से भी बता सकते हैं, एक नेता के लिहाज से भी बता सकते हैं, आप काफ़ी कुछ पढ़ते लिखते भी रहते हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसा जिस पर काम करना अभी बाकी हो? हाँ, मैं मानता हूं एक राष्ट्र के तौर पर और एक गतिमान राष्ट्र के तौर पर हमेशा किसी भी देश को आगे बढ़ता रहना ही चाहिए और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे देश में एक कवि हुए, महान कवि हुए श्री गोपाल दास नीरज जी, मैं उनकी लाइनों को थोड़ा ट्वीक करने की, मतलब थोड़ा सा बदलने की धृष्टता करते हुए कहना चाहता हूं कि है अगर मोदी तो मौसम बदलकर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियारा ढलकर ही रहेगा। कुछ चीजें इस देश में ऐसी हुई जो हमारे देश में 2014 से पहले सोच पाना संभव नहीं था। आपने मेरे को पहले ही बोल दिया कि मैं लिस्ट पढ़ूंगा, मैं लिस्ट तो जरूर पढ़ूंगा, बट मेरा वादा है आपसे कि उससे हटकर भी मैं जरूर कुछ बात करूंगा। जहां तक लिस्ट पढ़ने की बात है, मैं शुरुआत से ही थोड़ी सी आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह की स्थितियां हमारे देश में खासतौर पर रही और जिस तरह की चीजें हमारे देश में रही, तो सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस देश में, क्योंकि जब 2014 में ये देश की सरकार को छोड़कर गए और इनको देश ने जो है टाटा बाय बाय किया, उस समय सबसे ज्यादा खराब हमारी इकोनॉमिक हालत थी। उसको सबसे पहले एक टैक्सेशन को बेहतर करना, जीएसटी को हम लेकर आए। उसके बाद चीजें और बेहतर करनी थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको मुझे लगता है सबने देखा होगा, याद होगा चिदंबरम जी ने किस तरीके से मॉक किया था कि कैसे ये सब होगा। उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स को लेकर हम आए, हम दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स करने वाले बने। फिर यूपीआई को बढ़े, फिर पीएलआई जो स्कीम्स हुई, जितनी भी प्रोडक्ट लिंक स्कीम्स हुई, उनको लेकर हम आगे बढ़े। स्टार्टअप इंडिया एक बड़ा लॉन्च रहा और खासतौर पर अगर हम बात करें तो चाइना से भी हम उस मामले में आगे चल रहे हैं ग्रोथ के हिसाब से। एक जमाने में 495 स्टार्टअप्स हुआ करते थे जब हम इस देश में आए, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स यहां पर हैं। मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बब्बर शेर और न जाने क्या क्या देश के फ्लोर ऑफ द हाउस से खड़े होकर। इन लोगों की इनकॉम्पिटेंस और इन लोगों की फोरसाइट इतनी कमजोर थी कि ये इस देश को इतना कमजोर और नाकारा समझते थे कि इनको मेक इन इंडिया में मजाक लगता था, खास तौर पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स में अगर हम आ जाए, करप्शन के खिलाफ एक महान क्रूसेडर बनकर इस सरकार ने काम किया है। 11 साल में कोई सरकार इतना काम नहीं कर पाई। मैं मानता हूं कि उसके लिए हम पर आरोप भी लगे, विंडिकेशन की बात हुई, तमाम चीजें कहीं, लेकिन बावजूद उसके, चाहे लोगों के करप्शन में आने की बात हो, चाहे केसेस को फास्ट फॉरवर्ड करने की बात हो, चाहे हर किसी व्यक्ति पर शिकंजे कसने की बात हो, हर पॉलिटिकल पार्टी से लोगों को पकड़ा गया। और जिस तरीके से 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खासतौर पर जो है अटैच हुई, अगर मैं ईडी की भी सिर्फ बात करूं, बाकियों को छोड़ दूं, तो कहीं ना कहीं वो अविस्मरणीय है, बेहतर है। और डीबीटी जब हुआ कहीं ना कहीं, तो वहां पर भी ऐसा मैं मानता हूं कि करप्शन पर एक बड़ी लगाम लगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गरीबों के लिए भी एक बहुत विशेष काम हुआ है, चाहे वो सरकारी संपत्तियों की नीलामी करने का विषय रहा हो, 1 रैंक 1 पेंशन को जो इतने लंबे समय की मांग थी, उस पर कभी कोई काम ना करता हो। कोरोना काल हमारे देश में जो बीच में सबसे हमारे सामने आया, कोरोना काल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने, जहां हमारे देश में हमारे लोगों ने खासतौर प्रोपेगेंडा करके कि इस देश की मेडिसिन, इस देश की खासतौर पर जो कोविड वैक्सीन थी वो हम नहीं लगवाएंगे। हमने दुनिया में सिर्फ अपने आप को कोविड वैक्सीन लगाई नहीं, कोई वैक्सीनेट नहीं किया, पूरी दुनिया को भेजा भी और बताया कि हिंदुस्तान इस विषय में भी लीड कर सकता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन की बात अगर हम करें, आयुष्मान योजना की अगर हम बात करें, तो इस देश में हर रोज आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख लोग अपना गरीब फ्री इलाज करवाते हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अगर बात करूं तो 3 तलाक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आर्टिकल 370, एफसीआरए के तहत कानून में बदलाव करके हजारों से ज्यादा एनजीओज को बेहतर करना, बंद करना, चीजों को ठीक करना। और मैं मानता हूं इसके बाद लिस्ट एंडलेस है।
डिफेंस प्रोडक्शन में खासतौर पर अगर हम बात करें तो वहां पर एक्सपोर्ट हमने बढ़ाया है, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा ब्रिज हमने बनाया है। आज हम दुनिया में तीसरे नंबर के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश हैं। आज हम 5वें नंबर के दुनिया में मेट्रो रेल के विस्तारीकरण के देश हैं। आज हम दुनिया में नंबर 2 पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा है। दुनिया का दूसरे नंबर का रेल रोड नेटवर्क हमारे पास है। इसके अलावा खासतौर पर अगर हम बात करें तो दुनिया में फ्रेजाइल 5 से बाहर शिवम, वो मैंने आप भी सही कह रहे हैं कि वो एंडलेस है, वो खत्म नहीं होगी, चलता चला जाएगा। छोड़ देता हूं। हाँ जी जी, खत्म नहीं होगी। चलिए, शुभकामनाएं आपको भी कि एटलीस्ट आप ये मानते हैं। लेकिन अब मैं एक विषय पर आता हूं। देश में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, और वो शायद नंबर्स में मैं आपको दिखा नहीं सकता और बता नहीं सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो एक होपलेस लोगों की जमात हमारे सर पर बैठी हुई थी ना, जनता ने उसको साइड रखकर एक विजन वाली सरकार चुनी, जिसका नतीजा इस देश ने 11 साल में देखा। मैं उसके कुछ एक एग्जांपल्स आपको रिटरेट करूंगा। पहला, हार्वर्ड से पढ़ के आने वाले लोग, मैं किसी के प्रति एंटी नहीं हूं, कोई कहां से पढ़ के आता है, नहीं, अच्छी बात है, जितनी अच्छी से अच्छी एजुकेशन लेकर आए, लेकिन बाहर से पढ़कर आने वाले, फास्ट फॉरवर्ड बात करने वाले, कट टू कट इंग्लिश में बात करने वाले लोगों का विजन इतना छोटा था कि पी चिदम्बरम ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर हंसते हुए कहा था कि एक सब्जी बेचने वाली के पास पीएस मशीन होगी क्या, वो कहां से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लाएगी। देश ने ऐसा डिजिटलाइजेशन किया कि दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर शॉक होते हैं कि हिंदुस्तान कहां शिफ्ट हो गया। एक खासतौर पर स्वास्थ्य को लेकर देश ने जो काम किया, रोड्स को लेकर जो काम किया, ये 11 किलोमीटर बनाते थे, हम 37 किलोमीटर बना रहे हैं। और मेक इन इंडिया, हम मानते हैं कि ये देश सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि हमारे देश में चीजें किस तरीके से बेहतर हो सकती है। और अंत में एक और चीज में आता हूं, सांस्कृतिक विरासत और इसी से संबंधित टूरिज्म, उसके क्षेत्र को पूरे तरीके से बर्बाद कर देना, मार देना, तुष्टीकरण के चलते जो हमारी सांस्कृतिक साइट्स थी, हेरिटेज थी, उसको भूल जाना, उनको कहीं ना कहीं हमेशा कोर्ट्स के पचड़ों में फंसाना। 500-500 साल बाद एक मंदिर बनता है और उससे आसपास की इकोनॉमी और ट्रैवल टूरिज्म इतना हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। अगर काशी विश्वनाथ की बात करें तो गोवा से 7 गुना ज्यादा टूरिज्म वहां पर है। ये सब हमारी उपलब्धि है, लेकिन एक राष्ट्र को जिसकी चेतना को मारने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, उसको एक जागृत राष्ट्र बनाने में 140 करोड़ देश के वासियों ने और इस देश के प्रधानमंत्री और सरकार ने जो काम किया, वो अविस्मरणीय है। और ये 11 साल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद से कोई 11 साल और ये 11 साल जब आप कंपैरिजन में लेकर आएंगे तो देखेंगे कि जमीन आसमान का फर्क है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे अगर आवश्यकता आते हैं एक एक करके, क्योंकि हाँ ठीक है, आज आप सरकार के उपलब्धि बताने का दिन था, 11 साल पूरे हुए हैं तो उतना समय आपके लिए भी था। अब डिबेट को थोड़ा ओपन करते हैं। यहाँ पे नीरज जी, आप एक लंबी फहरिस्त गिनाई, और कोई सरकार 11 साल तक काम करे तो उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आलोचना के स्वर कांग्रेस की तरफ से आएंगे भी, आप विपक्ष की पार्टी हैं, लेकिन उस आलोचना में प्रमुख क्या, आप जितने काम यहाँ पर इन्होंने गिनाए हैं इसमें से बहुत सारे काम हुए भी हैं, उससे देश को बहुत फर्क भी पड़ा है, बहुत सारे मामलों में देश आगे भी गया है। कमी आप हर चीज़ में निकाली जा सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस 11 साल के कामों को इस सरकार के आप कैसे देखते हैं? विपिन जी, मैं तो भाजपा प्रवक्ता की बात जब ये कर रहे थे तो मैं आधे रास्ते में ही डिस्ट्रैक्ट हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि अगर इतना राम राज्य और अमृतकाल चल रहा है तो इस देश में जो बेरोजगारी का आलम है वो पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा क्यों है। आज इस देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें बेरोजगारी दर 40% से ऊपर है। तो ये इतने बड़ी फहरिस्त जो इन्होंने बताई, उसमें ये क्यों नहीं बता पाए कि देश के युवाओं के लिए रोजगार क्यों नहीं जन रहे। और जब ये डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे थे तो मुझे फिर वो लगा कि वही बेईमानी है कि इनके पूर्वजों ने जो काम किया, इनसे पिछली सरकारों ने जब देश को कंप्यूटर क्रांति की ओर धकेला, और इनके ही नेता उस समय कहा करते थे बैलगाड़ी पर चढ़कर कि कंप्यूटर तो सबकी नौकरी खा जाएगा, और हमने जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर दिया, हमने एक सक्सेसफुल 3G ऑक्शन किया जिसमें नोशनल लॉस के नाम पर इन लोगों ने पूरे देश में माहौल बनाया कि करप्शन हो गया, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाकर आज ये डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं। और मैं केनिया में काम किया करता था कुछ साल पहले, वहां पर सफारीकॉम 2009 से एम पैसा चलाया करती थी, और एम पैसा का मॉडल
आज भी एनपीसीआई जो कर रही है उससे कहीं बेटर है, वो एक अफ्रीकन इकोनॉमी है। तो इसके ऊपर इतनी वाहवाही लूटना मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेईमानी। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं विपिन जी बताने के लिए कि इन्होंने किस तरीके से इस देश के साथ धोखा किया, किस तरीके से जुमलेबाजी की है। लेकिन फिर मैं वो बोलने से पहले ये सोचने लगा कि अरे यार, पिछले 11 साल में सबसे बड़ा जो इन लोगों ने काम किया था, जो मोदी जी खुद कहा करते थे, वो तो नोटबंदी था। ये जितने प्रवक्ता आज टीवी पर आ रहे हैं वो नोटबंदी की तो बात ही नहीं कर रहे। वो तो ये बात नहीं कर रहे कि प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करते हुए ये कहा था कि आपको अगर इसका परिणाम ना दिखे, आपको टेररिज्म पर लगाम लगती ना दिखे, आपको करप्शन पर लगाम लगती ना दिखे, तो आप तो मुझे चौराहे पर जो सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। वो चौराहा मुझे नहीं मिल रहा है, वो सजा मुझे नहीं दिख रही, और इनके नैरेटिव से आज वो नोटबंदी भी बाहर है। इसी तरीके के और जो व्यापक प्रोग्राम इन्होंने हर बार जुमले की तरह लॉन्च किए, वो सब तो धराशायी हो गए। और सोचिए ना, इस देश के साथ सबसे बड़ा धोखा तो ये है, आज आईआईटी आईआईएम जैसे विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूट जो हमने बनाए, उसमें 56% से ज्यादा जो पद हैं वो खाली हैं। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज जो आप मार्केट्स की हालत देख रहे हैं, देखिए ना, कारोबार के ऊपर कैसे ताला लग गया, कैसे भट्टा बैठ गया। 12,000 से ज्यादा स्टार्टअप तो पिछले 1 साल में बंद हो गए। इन सब पर इन्होंने कोई बात की नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपकी तौर पे मैं इनसे पूछ लेता हूं कि पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता को इस लायक नहीं समझा कि उनके सवालों का जो विपिन जी जैसे ईमानदार पत्रकार शायद पूछ लेते, उसका जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर खड़े हो जाते। तो जिस प्रधानमंत्री ने 11 साल में चुप्पी थामी हुई है, मणिपुर जलते हुए मुद्दे पर आज तक चुप हैं, पहलगाम के हमले पर चुप हैं, और देश के अंदर सिर्फ ध्रुवीकरण के जो मुद्दे हैं उन पर वो आकर एक सुर्रा छोड़ते हैं और उसका फिर गुणगान होने लगता है। इस 11 साल की सिर्फ ये अचीवमेंट है कि पोलराइजिंग बातों को लेकर इस देश में माहौल बनाया गया, और जो बुनियादी मुद्दे थे जिसमें स्वच्छ पानी की बात थी, आज जो जल नल बनाए उस पे पानी नहीं है। शौचालयों की बात थी, 50% शौचालय सिर्फ इसलिए फंक्शनल नहीं है क्योंकि वहां ना तो पानी पहुंच पा रहा है। एक कमरे के अंदर 4 सीट लगाकर शौचालय बनाए, फोटो खिंचवाई और उसके पैसे अपने अंदर कर लिए। इस तरीके का जो मॉडल इस देश ने देखा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि 11 साल से जो जुमलेबाजी अब बंद कर हाथ जोड़कर सारे देश के लोग कह रहे हैं कि कुछ काम करिए, नहीं तो 2047 का जो सपना दिखा रहे हैं, जो आपके हाथ में नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए शायद हम लोग ना रह पाए। ठीक है, तो एक बात हमने सुनी जो शिवम जी ने कही, एक बात जो हमने सुनी वो नीरज जी ने कही। अब शिवम जी की बात को सुने तो लगता है बहुत सारा काम हुआ, नीरज जी की बात को सुने तो लगता है कोई भी काम नहीं हुआ, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। ठीक है अवधेश जी, अब आप सारे पत्रकार बंधु नीचे की पंक्ति में जो दिखाई दे रहे हैं, मतलब स्क्रीन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, बाकी सभी अग्रणी पंक्ति में हैं, आपसे शुरुआत करता हूं। ठीक है, शिवम जी अपनी चीज़ें गिनाएंगे, अपनी उपलब्धि गिनाएंगे, सरकार अपनी बताएगी, विपक्ष हमेशा कहेगा इसमें ये काम है, ये काम है। लेकिन जब मैं तुलना करूं पिछले 11 सालों की, तो कहाँ हम पहुँचे हैं। कमियां तो हमेशा रहेगी, ऐसा तो नहीं कि परफेक्ट हो जाए। देश में इतने साल सरकारें चल गई, पीछे ऐसा भी नहीं कि कोई काम नहीं हुआ लेकिन परफेक्ट हो गया या बिल्कुल ही ख़राब हो गया। वो एब्सोल्यूट में तो शायद कोई चीज़ नहीं रहेगी, हमेशा तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे। आपके लिहाज से 11 साल कैसे रहे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 साल की सरकार की अगर आपकी पहले तो तुलना करनी होगी। एक सरकार 15 अगस्त 1947 को हमारे देश में गठित हुई थी, और वो सरकार को बहुत सारे काम करने थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जिस ढंग से भारत का दोहन शोषण किया था, उससे बाहर निकालते हुए विभाजन का धक्का था हमारे देश में दंगे हो रहे थे, उससे संभालना था और गरीबी से निकालना था। तो उस समय बहुत सारे रिफॉर्म करने पड़े और किया है। उसके बाद जो दूसरी सरकार से आप तुलना करेंगे तो इंदिरा गांधी की सरकार थी 1971 में, जिसने नेहरू की बेटी होते हुए भी नेहरू की विचारधारा से निकाल करके, और जो हिंदुत्व और जनसंघ और बाकी सबकी विचारधारा थी कि नहीं, सिक्किम को हम भारत में मिलाएंगे, हम जो पाकिस्तान विभाजन है उसका बदला लेंगे, न्यूक्लियर विस्फोट करेंगे, वो काम उन्होंने किया। लेकिन उस काल में जब आपातकाल लागू होता है और जिस ढंग से भ्रष्टाचार और अपराधीकरण हुआ और अपराधियों का बोलबाला राजनीति में बढ़ा संजय गांधी का, तो वो मटिया मेट हो गया। तीसरी सरकार आई 1975 के आंदोलन के विरुद्ध, जो एक पूरे देश में एक लहर थी कि इस कांग्रेस सरकार को बदलो, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में। उससे बहुत उम्मीदें थी उस सरकार से।
आरंभ में थोड़े काम हुए, लेकिन वाकई देश की मानस को बदलकर देश को खड़ा करना कि भारत किस लिए पैदा हुआ है, भारत की देश के अंदर और विश्व भूमिका क्या है, भारत किस रूप में भारत बनेगा, वो होने के पहले ही वो सरकार गिर गई है। और तो नरेंद्र मोदी सरकार जब 11 वर्षों में आई है, तो इसके अगर गहराई से आप देखेंगे तो इसने सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया है कि भारत के एक एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो विरोध हो, उसके अंदर भारत को लेकर के यह भाव पैदा किया है कि हमारे देश में ये क्षमता है कि दुनिया एक समय हमको देखकर सीखेगी कि देश कैसे चलता है, जीवन कैसे जीते हैं, शिक्षा कैसे दी जाती है, देश की रक्षा कैसे की जाती है, आतंकवाद से संघर्ष कैसे होता है, न्याय कैसे किया जाता है, सामाजिक न्याय की वास्तविक अवधारणा क्या है। इन सब में अगर आप देखेंगे तो भारत को पहली बार भारतीय दृष्टि से वो दिशा मिली है, उसका व्यवहारिक रूपांतरण हुआ है। सबसे बड़ी बात जो हुई है कि आजादी के बाद देश के एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसको मुसलमान या अल्पसंख्यक कहते हैं, उनके मुद्दों को टच करने की कोशिश किसी ने नहीं की। भले एक बहुत बड़ा वर्ग मुख्य धारा से बाहर रह जाए और उसके अंदर जो कट्टरपंथी है, उनके अंदर, मुसलमानों के अंदर भी उनको महत्व मिले। राजीव गांधी ने एक कोशिश की, फेल हो गई, उसके बाद छुआ नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार ने उसकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उसको छुआ है कि मुसलमानों के अंदर मजहब के नाम पर, मजहबी न होते हुए भी जो भी कुप्रथाएं हैं, जिनसे उस समाज को समस्या है, देश के विकास में बाधा है और वास्तविक सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण में बाधा है, उस पर चोट करके और भारत को एक नई दिशा दी है। लोग सोचने लगे हैं, अब इतिहास को साधारण आदमी अपनी दृष्टि से देखने लगा है कि भारत क्या रहा है। तो जब एक बार आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, आप पहचानते हैं कि हम क्या थे, क्या हो गए, तो फिर यह भी लगता है कि क्या होंगे अभी। तो वो एक अद्भुत सरकार, मैं इसको कहूंगा। बाकी आप आलोचना करते हैं, मैं तो यहां बैठे हुए सभी लोगों से पूछ रहा हूं, अब बाकी चीजों को भूल जाइए। क्या 15 अगस्त 1947 से आज तक किसी ने भी कल्पना की थी कि कश्मीर घाटी में कोई प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना के वहां स्वयं तिरंगा लेकर चलेगा? मैंने अपने जीवन में कभी इस प्रकार से तिरंगा फहराते नहीं देखा है। मेरी उम्र 60 क्रॉस कर चुका हूं मैं। अगर किसी ने देखा हो तो बता दें। 15 अगस्त को 5-10 मिनट के लिए झंडा होती थी, फाड़ के फेंक दिया था, पाकिस्तान का झंडा लहरा देते थे। ये इससे बड़ा अद्भुत क्षण भारत के लिए क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और हम अपने अंदर, हमारे यहाँ बलिदान भी लोगों ने दिया, मैनेज कर रहे थे, अब हम जा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि वार अगेंस्ट टेरर जो आपके नेतृत्व में शुरू हुआ वो फेल कर गया, अब भारत वार अगेंस्ट टेरर का नेतृत्व जो करेगा वो सफल होगा। तो ये इस प्रकार की सरकार, जो प्रधानमंत्री अपनी पहले यूनाइटेड नेशन की यात्रा में अगर भारत के योग को विश्व में के इतिहास में सबसे ज्यादा देशों के समर्थन से प्रस्ताव को पारित कराने में सफल होते हैं, तो वहां से भारत का एक अद्भुत प्रयाण हुआ है। बाकी हमको रोटी थोड़ी कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, ये चलेगा, आने वाले समय में होगा। पहले देश के उस खाई को जो अंग्रेजों ने पैदा किया हमारे मानस में कि जाति हमारी ऐसे पुरानी है, राष्ट्र तो आप रहे ही नहीं हो, नेशन स्टेट हमने दिया, एडमिनिस्ट्रेशन हमने दिया, शिक्षा हमने दिया, आधुनिक इकोनॉमिक हमको दिया। तो इस हैंगओवर, इस मानस से पहले देश को बाहर निकाल के तैयार करना। और उसके साथ साथ जो लास्ट बात मैं कह रहा हूं जी, मंडल कमीशन लागू होने के समय से जो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट था, उसको सबने सिमटा करके और जातीय समीकरण बना के लड़ाई लड़ो और आरक्षण नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को एक व्यवहारिक रूपांतरण दिया कि उनके जेब तक कुछ पैसा पहुंचे, भले ही वो कम रहे। अगर सामाजिक न्याय है, नीरज जी कह रहे थे शौचालय गांव गांव में आप जाइए, कितनी कठिनाई थी। 12 करोड़ शौचालय बने। घर अगर देना है तो उस घर का 100 मॉडल में से एक मॉडल पहचानो कि किसी को मिले तो वो घर चले। भ्रष्टाचार नीचे है। तो उस सोशल जस्टिस की अवधारणा को किसी प्रधानमंत्री ने भारत में उसको लोगों तक पहुंचाया है, उसको व्यवहारिक रूपांतरण किया है, तो नरेंद्र मोदी है। ये सब अद्भुत काम है और भारत अब उठ के खड़ा हुआ है। अब भारत का प्रयाण आने वाले 20-25 वर्षों में वहां होगा जहां भारत को होना चाहिए। ठीक है आशुतोष जी, आपने कम से कम पिछले 41 साल से तो हर सरकार को बहुत करीबी से देखा है। उसमें पिछले 10 साल 11 साल तो ये हो गए, उससे 10 साल पहले
मनमोहन सिंह सरकार और उससे पहले की और भी सरकारें जो उतनी लंबी या इतनी दीर्घकालिक नहीं चली, लेकिन छोटी बड़ी सब मिला के, मतलब एक पूरा राजनीतिक परिदृश्य आपने देखा हुआ है। अब मुझे बताइए कि देखिए, सरकारें सब आती हैं, सब काम ही करती हैं, ऐसा नहीं कि कोई सरकार काम नहीं करती, लेकिन एक सरकार का काम करना दूसरी सरकार का काम करना, हो सकता है उसमें बहुत सारे काम ऐसे होंगे जिसके तरीके से शायद आप इत्तेफाक ना रखें, जिसके आपको लगे कि हाँ भाई ये हुआ तो सही लेकिन उसमें ये छूटा है, ये भारी रहा। लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म में हम तुलना करें तो ये 11 साल और रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जो कि बाकी चीज़ों की मैं तुलना कर रहा हूँ, उसमें आपको क्या दिखाई देता है? ऐसा तो नहीं कि काम नहीं हुए, मैंने जैसा कहा कि शायद हम उससे सहमति रखें ना रखें, ऐसे बहुत सारे वर्ग हो सकते हैं, लेकिन आपने चूंकि इतना लंबा एक राजनीतिक काल देखा है, आप कैसे देखेंगे इसे? सबसे पहले तो आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। मेरे बालों के आधार पे मेरे उम्र का आपने अंदाजा लगा दिया। अरे नहीं आज तो ये ठीक बात नहीं है। मैं हम तो आपको टीवी पे देखते आए हैं लंबे वक्त। अवधेश जी और मेरा करियर लगभग एक साथी हमारे ख्याल से हम लोगों का रहा होगा। मैं शायद अवधेश जी से छोटा ही होऊंगा। बल्कि देखिए, तो तीन चीजें हैं। पहली बात यह कि मुझे लगता है कि जो पिछले 11 साल हैं वो भारत के इतिहास में मिस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाएगा। मिस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पर, क्योंकि जब तीन पैरामीटर्स अगर हम देखने की कोशिश करें, अभी अवधेश जी कह रहे थे कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, और जब भारत के ऊपर वाकई बहुत बड़ा संकट आया तो कोई हमारी तरफ नहीं देख रहा था। यहां तक कि हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है, जो 1971 की TT के बाद रशिया, सोवियत यूनियन, वो भी चाइना के साथ जुगलबंदी कर रहा था, और एक शब्द उसके मुंह से नहीं फूटा कि भारत ने जो किया वो भारत का हक था और पाकिस्तान ने बहुत अन्याय किया, बल्कि उनके पाकिस्तान के साथ जाके वो डील करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप चीन का उदाहरण ले लें तो चीन ने किस तरीके से पाकिस्तान की मदद की, पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ अच्छी तरीके से। अमेरिका किस तरीके से हर दिन भारत का अपमान करने की कोशिश कर रहा है, यह अच्छी तरीके। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है, बल्कि आपने देखा होगा पिछले दिनों उनके जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे वो आके हमको समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप तो ब्रिक्स के साथ जा रहे हैं, इसलिए लिहाजा आपके बारे में क्या बात किया जाए। मतलब वो बाकायदा हमको धमकियां देके जा रहे हैं। तो ये तो हमारी विदेश नीति। आप कनाडा का उदाहरण ले लीजिए। कनाडा से हमारे रिश्ते क्या आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वहां हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शायद नहीं जा सकते क्योंकि शायद उनके लिए वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखिए तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारा उसके अलावा आप बांग्लादेश देख लीजिए। बांग्लादेश में आपकी क्या स्थिति है? वहां जमात इस्लामी आ गया जो पाकिस्तान परस्त है, और आज आपकी तारीख में पूरा नॉर्थ ईस्ट वल्नरेबल हो गया है। अब अगर आप इस संदर्भ में अगर आप पूरा बात करने की कोशिश करेंगे तो बात समझ में आएगी। IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, तीनों का आप देख लीजिए। दुनिया कोई पाकिस्तान को आतंकवादी देश मानने को तैयार नहीं है। उल्टे पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में जो वाइस चेयरमैनशिप कर रहा है आतंकवाद से लड़ने के मामले में। तो हमारी विदेश नीति कहां है? और हमारे विदेश मंत्री जी क्या कहते हैं क्राइसिस के समय में यूरोपियन यूनियंस को कि वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब आपको यूरोपियन यूनियन से भी प्रॉब्लम है, आपको कनाडा से प्रॉब्लम है, अमेरिका से प्रॉब्लम है, चाइना से प्रॉब्लम है, रशिया से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से प्रॉब्लम, बांग्लादेश से प्रॉब्लम, यहां तक कि मालदीव से प्रॉब्लम है। मालदीव का 50,000 की आबादी है, कहता है आप यहां से निकल जाइए, आपकी यहां जरूरत नहीं है। तो लेट्स बी रियल। ये तो मैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया आपको। अब इकोनॉमी पे आ जाते हैं। इकोनॉमी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो 8%, 2014, 2015, 2016 8% में इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। अगर उस पेस को खाली मेंटेन किया रहा गया होता, आज भारत की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होती। इसमें कोई दो राय थी ही नहीं, कोई दो राय नहीं थी। आपने अचानक डिमोनेटाइजेशन कर दिया और उसके बाद आपकी इकोनॉमी टैंक कर गई। GST का जो कॉन्सेप्ट मनमोहन सिंह के जमाने से आया था उसको आपने इस तरीके से इंप्लीमेंट किया कि जो आपका लोअर मिडिल, जो आपका क्या कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, वो पूरी चौपट हो गई, पूरी चौपट हो गई। दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे। इस तरीके से आपने GST लगाया। लोग कोविड को जिम्मेदार मानते हैं। मैं डेटा दे देता हूं। कोविड जब फरवरी वाला जो आया था, क्या कहते हैं, क्वार्टर था, उस क्वार्टर में भारत की GDP ग्रोथ 3.5% थी। 3.5% क्यों थी? उसके बाद कोविड ने उसको कंपाउंड किया और आप दुनिया में सबसे ज्यादा जो माइनस में ग्रोथ थी, वो सबसे ज्यादा दुनिया में हमारी जो रिसेशन में गई थी। सारा इस डेटा की बात है। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर जो नेट FDI है वो पिछले 12 साल के लोवेस्ट पे है, $14.5 बिलियन पिछले 12 साल। इसका मतलब क्या है
कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं उनकी भारत की इकोनॉमी में दिलचस्पी लगभग कम होती जा रही है और वो यहां से पैसा निकाल के बाहर लगा रहे हैं। वो तो आप छोड़ दीजिए, भारत की जो अपनी कंपनीज हैं जो वो भी भारत के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहती हैं। अब वो भारत की कंपनी विदेशों में आज से 2-3 साल पहले $6.8 बिलियन था, अब वो बढ़ के हो गया $12.4 बिलियन। यानी अपनी कंपनी को भारत की इकोनॉमी में पैसा लगाने में हिम्मत नहीं हो रही, वो बाहर पैसा लगा रहे हैं। आपकी जब कोविड के फौरन बाद निकले, आपका बेस बहुत लो था, 8.2 था, फिर 7.2 हुआ और आज की तारीख में 6.4, लगातार नीचे जा रहा आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट। इसके अलावा अब अगर आप डेटा की बात करें, फिर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आज की तारीख में अभी भी जब हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये तो हकीकत की बात, इसमें कोई बात नहीं है। 44% वो लोग हैं इस देश के अंदर जो 300 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, 300 रुपए प्रतिदिन या इससे कम, 44%। 82% वो लोग हैं जो 560 रुपए पर डे कमाते हैं, यानी 15,000 रुपए या 16,000 रुपए एक महीना। आप सोच लीजिए, जो परिवार 10,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहा महीने में, वो कैसे जीवन जीता होगा, और अगर उसके बच्चे हुए 4-5 तो फिर क्या होता होगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे। ये हमारी अर्थव्यवस्था है। मैंने कहा कि अभी हम थोड़ी देर पहले हमने आपने कहा कि ये, इसके अलावा जो सामाजिक ढांचा है वो आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से पोलराइजेशन है इस समाज के अंदर, और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के सवाल पे लोगों को भड़काया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं अपनी चुनावी सभा के अंदर कि तो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, शरिया कानून इस देश के अंदर लागू हो जाएगा अगर इंडिया गठबंधन के लोग जीत जाएंगे, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर आकर अपने साथी पैनलिस्ट के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो आप देख सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो सामाजिक ढांचा आज की तारीख में, ये सवाल हम अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में नहीं पूछते थे, आज इनके जमाने में पूछ रहे हैं। इसलिए प्रोपेगेंडा बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक चीज पे जरूर सरकार ने अच्छा काम किया, उस पर कोई दो राय नहीं, वो है आतंकवाद से निपटने के मसले पे। आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, कश्मीर में भी आतंकवादी घटनाएं कम हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कश्मीर के बाहर जो बम फटे करते थे वो अब नहीं फट रहे, बट शायद वो एक ग्लोबल फिनोमेना का असर भी हो सकता है, और भारत सरकार की नीति इस मामले में ठीक है। अभी हमारे साथी कह रहे थे अवधेश जी कि कश्मीर में जब झंडा फहराते हैं, मेरी भी एक तमन्ना है मणिपुर में भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ऐसे ही झंडा लेके फहराना चाहिए। अगर फहरा दें तो मेरी तमन्ना तो पूरी हो जाएगी। वो देश का कौन प्रधानमंत्री होगा जो करेगा, मुझे इस बारे में अब पूरी तरीके से शक। अब प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते, क्यों नहीं जाते भाई? वो भी आप इस देश का हिस्सा है, वो भी इस देश का आपके पास, वो भी इस देश का हिस्सा। खैर, और बहुत सारी बातें, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि लेट्स बी फेयर। अपनी विचारधारा से वशीभूत होकर हम जो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान अब खड़ा हो गया है, हम कहीं महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, हम कहीं जवाहरलाल नेहरू का अपमान, क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? मतलब क्या इंदिरा गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं? क्या अटल बिहारी वाजपेयी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं? हिंदुस्तान 2014 के बाद ही खड़ा हुआ। मतलब मैं बार बार कहता हूं, जो पीढ़ियां अपने पुरखों का अपमान करती हैं, वो पीढ़ियां कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। जवाहरलाल नेहरू में 50 खामियां हैं, पंडित नरेंद्र मोदी जी में भी 50 खामियां हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को भी खारिज नहीं करना चाहिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हम अपमान जो करने लगे हैं, इसलिए मैं फिर कहता हूं कि जो पीढ़ियां अपने पुरखों का अपमान करती हैं, उनका इतिहास बहुत खराब लिखा जाएगा। ठीक है, तो अमिताभ जी, एट लास्ट आई एम कमिंग टू यू। अगर मैं शिवम जी और अवधेश जी की बात सुनूं तो मुझे एक पिक्चर दिखाई देती है, और मैं अगर आशुतोष और नीरज जी की बात सुनूं तो मुझे एक पिक्चर दिखाई देती है। अब मैं उस पिक्चर को कंप्लीट करने का काम आपके पास लेके आता हूं डेफिनेटली। हाँ शिवम भाई, आपके पास भी आएंगे, अब ओपन इसके पास सर का वो कमेंट ले लें। तो देखिए, अगेन मैं इसी उसमें हूं कि आपकी विरोधाभास बहुत सारे हो सकते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसको आप एग्री ना करें। आशुतोष जी की बात में भी बहुत सारी आई, नीरज जी तो सीधे पार्टी के प्रवक्ता ही हैं, बाकी शिवम जी और अवधेश जी ने अपनी बात रखी। लेकिन एग्जैक्टली जब हम देखते हैं तो दिखता है कि बहुत सारा काम हुआ भी है, बहुत सारी चीज़ों पे आपको लगेगा भी कि भाई ये काम कम हुआ, ज़्यादा हुआ। उन्होंने बहुत रीसेंट घटनाओं का अभी जिक्र कर दिया जिनको हम फिर सवाल उठा सकते हैं, उठे भी, बातचीत भी हमने की। लेकिन फिर भी 11 साल का जो ये पूरा पीरियड है, क्या इसमें भारत ने कुछ नहीं किया? ऐसा तो हो नहीं सकता, और अगर किया तो फिर वो कहाँ खड़ा है जाकर? देखिए,
मुश्किल काम आपने मुझे सौंप दिया है। सी, जैसा आप कह भी रहे हैं कि अ लॉट हैज हैपेंड एंड अ लॉट नीड्स टू बी डन, क्योंकि ग्रोथ जो है वो एक निरंतर प्रयास है। इट्स अ कांस्टेंट थिंग जो भी। हाँ, अब मतलब जैसे ग्रोथ की बात करें, आशुतोष जी का कहना है कि 7 ट्रिलियन पे जाती, अब वो 7 पे जाती, लेकिन जब 2014 से हमने किया था 2 ट्रिलियन से कम थी, वहाँ 4 ट्रिलियन हो गई है। अब 7 पे जाती तो वो एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, जाती जा सकती थी, लेकिन अब 2 से 4 भी तो हुई, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि रिवर्स चली गई। तो कैसे देखें, मतलब मैं थोड़ा संतुलन बिठाना चाहूंगा उसमें। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। तो अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम हुआ है, चाहे रोड्स का नेटवर्क हो, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज की बात हो, एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विजिबल काम हुआ है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज विजिबल डेवलपमेंट, करेक्ट, तो उसके ऊपर काम हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी की बात सब लोग मान रहे हैं कि जो भारत का आज पोजीशन है टेररिज्म के ऊपर, या पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ उसने कॉल आउट किया है, वो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज उसने दिया है। अवधेश जी की बात भी सही है कि भाई भारतीयता में एक भारत के लोगों में कॉन्फिडेंस आया है पिछले 10 सालों में, एक ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ी है, उसको नकारा नहीं जा सकता। थोड़े बहुत सेटबैक्स जरूर हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, वो सोचने और समझने वाली बात है। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं मनमोहन सिंह के टेनर से, और सिर्फ आर्थिक चीजों पे ही कंपेयर करते हैं, तो अगर जीडीपी ग्रोथ की बात कर ले, तो उनके 10 साल में भी एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो एक इवेंट था जिसने ग्रोथ को सबड्यू किया था कुछ सालों के लिए। और मोदी जी के 11 सालों में 2 इवेंट्स हुए हैं। एक तो इंड्यूस्ड इवेंट है खुद का, जिसको आप डीमोनेटाइजेशन कह सकते हैं, जिसके बारे में आशुतोष जी जिक्र कर रहे थे, और एक कोविड। तो अगर आप जीडीपी ग्रोथ अगर आप रेट सिर्फ कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि दोनों का लगभग बराबर ही होगा जीडीपी ग्रोथ रेट। अब अगर आप इन्फ्लेशन के ऊपर आएंगे, तो इन्फ्लेशन में जरूर कमी आई है। सीपीआई इन्फ्लेशन में अगर एवरेज इन्फ्लेशन की बात करें 10-11 सालों की, तो मोदी सरकार के अंदर अगर आप वो आंकड़े देख सकते हैं। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के अंदर इन्फ्लेशन रेट नॉर्मली कम होता है। टारगेटेड बेनिफिशियरी आउटरीच हुआ है, जिससे लीकेजेस भी कम है। लेकिन जो भारत का जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 18 से 35 साल की उम्र में जो लगभग 50% की आबादी है, अनएम्प्लॉयमेंट आज भी एक इशू है। उन लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करना आज भी एक चैलेंज है। करप्शन जिस प्लैंक पर मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, हम दोनों अभी आशुतोष जी के साथ एक और चैनल पे थे, जहाँ पे एक सर्वे में दिखाया जा रहा है कि करप्शन के ऊपर, एटलीस्ट रिटेल करप्शन या लोकल करप्शन के ऊपर, अभी भी लोगों का मानना है कि करप्शन में उतनी कटौती नहीं हुई है जितनी क्लेम की जा रही है या होनी चाहिए। तो इन अ बैलेंस अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ करने को है, और चैलेंजेस जो है वो बहुत है। अब मेक इन इंडिया की भी बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग को 17% से 25% करने का एक एक गोल था, एक एम था सरकार का। मुझे लगता है अब तो वो 17% से कम ही हो गया है, 14-15% पर पहुंच चुका है। तो इन अ बैलेंस अगर आप देखेंगे तो प्रोग्रेस हुआ है। चैलेंजेस थे पिछले 10-11 साल में, कोविड है, डिमोनेटाइजेशन, एक नीयत उसकी सही थी बट वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और ग्लोबल भी जो ग्रोथ है, ग्लोबल भी जो ग्रोथ है, वो भी कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल स्लो डाउन की तरफ हम जा रहे हैं। जो आशुतोष जी बात कर रहे हैं कि नेट एफडीआई 12 सालों में कम है, उसका ये क्या कारण, ये भी हो सकता है कि भाई आज यूएस ट्रेजरी में जो यील्ड है वो बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को लगता है कि AAA रेटेड कंट्री में इन्वेस्ट करना ज़्यादा लाभदायक है देन अ BBB- कंट्री में इन्वेस्ट करना। तो ऑन अ बैलेंस मैं कहूंगा कि ब्लैक और व्हाइट नहीं है, समथिंग इन द ग्रे है, और प्रोग्रेस हुआ है और आगे भी प्रोग्रेस करने की जरूरत है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं जो कि भारत फेस कर रहा है। जब भारत बढ़ रहा है तो उसकी वजह से चीन, रशिया, पाकिस्तान, यूएस, कहीं ना कहीं जो ये एक हमारे ग्लोबल पॉलिसी की बात है, उसमें यह भी है कि कोई नहीं देखना चाहता कि भारत मजबूत हो। अगर यूएस शायद देखना ही नहीं चाहिए कि भारत मजबूत हो, वो एक चीन को संभाल नहीं पा रहा, रशिया को संभाल नहीं पा रहा है, और उसमें एक भारत भी खड़ा हो जाए आज की डेट में, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं भारत की जो एक फॉरेन पॉलिसी थी कि भाई बहुत ज्यादा डिपेंडेंस यूएस पर, और यूएस इंडिया एक एक्सिस बनाने की कोशिश थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कहीं ना कहीं उस पर भी जरूर पुनर्विचार की जरूरत है। जी,
तो ठीक है, चीजें ऐसी हैं कि बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। अगर 1-1.5 मिनट का समय मुझे दें तो एक आध उत्तर मैं देना चाहूंगा। तो सर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, क्योंकि आज देखिए आज की बहस कैसी थी, मैंने सबको लंबा लंबा बोलने के लिए मैं कहीं ना किसी ने टोका। आप लोगों का भी धन्यवाद, नहीं क्योंकि आज का दिन ऐसा था जहां आपको बातें रखने के लिए थोड़ा वक्त ज्यादा चाहिए। एक 37 हो गया, एक छोटा ब्रेक लेने दीजिए, हार्डली 1 मिनट, फिर आएंगे, फिर थोड़ा छोटे छोटे आंसर देंगे सारे लोग, ताकि बात को थोड़े एक सिरे तक पहुंचाया जा सके। तुरंत हाजिर होता हूं, छोटा ब्रेक ले रहा हूं। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही है मोदी सरकार के 11 सालों की। ब्रेक से पहले थोड़ा हमने ठहर के और विस्तार के साथ चीज़ों को समझा, अब थोड़ा क्विक जवाब लेंगे। शिवम जी, आपकी तरफ बहुत सारे प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये उठा कि भाई बहुत सारा कुछ काम तो हुआ, लेकिन अब बेरोजगारी बढ़ गई, फिर विदेश नीति में भी इशू आ गया, फिर बहुत सारी चीज़ें। अब चूंकि आप सत्ता में हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, जवाब आपको देने होंगे। शिवम जी, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अब आप इसको आशुतोष जी की इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी कहिए या फिर स्मार्टनेस के एक सरकार को कैसे बचाना है या एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसे बचाना है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस देश की जीडीपी ग्रोथ 2014, 15, 16 में 7, 8, 9 के करीब चल रही थी, अगर उसी हिसाब से चलती तो अब तक इकोनॉमी 7 ट्रिलियन हो जाती। अरे उससे पहले से कंपैरिजन करना मतलब हमारे समय से ही हमें कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे पहले करिए ना। 2011-12 6.5, 5.5, 4.5 ऐसे बढ़ रही थी भाई। तो कमाल की बात है, हमारा कंपैरिजन उनसे होना चाहिए, और उनसे अगर करेंगे तो कंपैरिजन में वो कहीं पर भी नहीं है। इवन आफ्टर कोविड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और ये रियलिटी है। और इस देश की स्थितियां इतनी बेहतर है कि बाकी जो इकोनॉमीज है वो बिल्कुल बुरे तरीके से डूबी पड़ी है। डिफेंस प्रोडक्शन में जहां हम एक्सपोर्ट सिर्फ 600 करोड़ का करते थे, वहां आज 3600 करोड़ का करते हैं। ये फर्क है हमने। और एक और चीज, एफडीआई की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो टोटल 125% का रेज है लास्ट 11 सालों में। अब आगे आता हूं, एक और चीज कही गई कि हमारे रिश्ते पहले बहुत बेहतर थे और हमारी जो स्थितियां थी इस दुनिया में अलग थी, चीजें बेहतर थी। आज हमारे रिश्ते अगर हम बात करें तो हमारे पड़ोसियों से भी बेहतर नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश पर इतने सारे अटैक हुए और मेरा चैलेंज है, कोई भी आतंकवादी अटैक के साथ 24 घंटे के अंदर अंदर इस दुनिया के 52 देशों ने एक साथ कहा हो कि नहीं हम भारत के साथ हैं और भारत के इस घड़ी में साथ हैं और भारत को रिटेलिएट करने का अधिकार है। इस देश में 24 घंटे में 52 कंट्रीज ने ऐसा कहा, जिसमें सबने कहा कि आतंकवादी हमला है और इंडिया हैज अ राइट टू रिटेलिएट। 1, दूसरा, जब भी इस देश पर कभी भी कोई चीजें हुई या अटैक हुआ तो हमेशा ओआईसी ने सबसे पहले आकर जो है स्टेटमेंट किया, सबसे पहले जाकर स्टेटमेंट किया। ओआईसी का कोई एक स्टेटमेंट बताइए जरा अगर किया गया हो। छोड़ दीजिए 1971 में 1 दर्जन जो है रेजोल्यूशन पास हुए थे इस देश के खिलाफ, छोड़ दीजिए 1965 में 4 रेजोल्यूशन पास हुए थे इस देश के खिलाफ, छोड़ दीजिए आज बताइए कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ। हां, एक और चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हमारी चाहे वो पड़ोसियों से स्थितियां पहले बेहतर थी या इंटरनेशनल लेवल पर स्थितियां पहले बेहतर थी। फायदा क्या दिया देश को आपने उन बेहतर संबंधों से, बताइए मुझे जरा। 26/11 इस देश में हुआ, आपके पूरी दुनिया में संबंध बहुत बेहतर थे, आपका शानदार थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया थी। जवाब क्यों नहीं दिया पाकिस्तान को? क्यों जवाब नहीं दिया भाई? आपके तो रिलेशन बहुत अच्छे थे। रिलेशनशिप एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग योर ओन पीपल इज नॉट अ रिलेशनशिप एट ऑल। आपके लोग मरते रहे, आपके नागरिक मरते रहे और आपके नहीं पाकिस्तान से मेरे बहुत शानदार रिलेशन है, नहीं चाहिए ऐसे रिलेशनशिप। इससे बेहतर हो कोई दुश्मनी हो लेकिन हम उनसे जवाब लें। और छोड़ दीजिए 26/11 जी, 26/11 तो एक इंसिडेंट है। आप मुझे बताइए आपने कहां पर क्या किया? आपने बनारस में अटैक हुआ, आपने लाजपत नगर में अटैक हुआ, आपने सरोजनी नगर में अटैक हुआ, आपने मुंबई ब्लास्ट हुआ, ट्रेन ब्लास्ट हुआ, हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ, कहीं जवाब दिया क्या? संबंध बहुत बढ़िया थे, इंटरनेशनली आप बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस में थे, तो जाहिर है आपको जवाब देना चाहिए था, नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात है ना, यहां देश का इंटरेस्ट है। अब आगे आते हैं, इन्होंने कहा कि 11 साल में इस देश के लिए पीपल वर लुकिंग एट इंडिया बट अभी चीजें ऐसी नहीं, हमने वी हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। नो वी डिडंट, वी जस्ट डिडंट। अगर हम 11 किलोमीटर पर डे बनाते थे रोड, आज हम 37 किलोमीटर बना रहे हैं और दुनिया में सेकेंड बिगेस्ट रोड नेटवर्क हमारे पास है, तो वी डिडंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर दुनिया के बेस्ट कंट्रीज जो हैं दे आर नॉट इवन एबल टू मेक 3.5% जीडीपी ग्रोथ और हम 6.5% और 7% पे जा रहे हैं, तो वी डिडंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर इस देश ने खासतौर पर अगर मैं बात करूं पिछले कुछ समय में, तो जितनी भी चीजें थी 23 नए एम्स हमने बनाए, वी डिडंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर हमने 6 नए आईआईटी बनाए, वी डिडंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर हमने 16 ट्रिपल आईटी बनाए, वी डिडंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर 363 मेडिकल कॉलेजेस बनाए, वी डिडंट मिस द अपॉर्चुनिटी। और इसको छोड़ दीजिए,
मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हमने सिर्फ इतना ही नहीं किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकल कर आए, इस देश के डिफेंस को मजबूत किया, इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत किया, इस देश की रिटेलिएशन पावर को मजबूत किया, डिफेंस को मजबूत किया, हर जगह मजबूती है। हां, कुछ लोग देख नहीं पा रहे हैं और लगातार 11 सालों से उनका एजेंडा एक ही है कि नहीं सरकार फेल है, इस तरह की चीजें। और रोजगार पर एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, इस खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो आरबीआई का ही डेटा है, संडे गार्डन में ही 2025 में प्रेजेंट हुआ है कि हिंदुस्तान की सरकार ने 17 करोड़ रोजगार दिए हैं। और रही बात बेहतर करने की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इस देश को बेहतर करने की और आवश्यकता है। किसी भी देश को ऊपर जाने के लिए लगातार बेहतर करना आवश्यक है। और चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, एवरीबॉडी सेज दैट कमिंग सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। दुनिया इस बात को मानती है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, कोविड मैनेजमेंट को लेकर और खास तौर पर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी, उस डिप्लोमेसी में भी हम जिस तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं पूरी दुनिया ने देखा है, और आने वाले समय में भी यही स्थितियां रहने वाली हैं। ठीक, नीरज, अभी जो हाल फिलहाल वाली बात निकली उसमें एक आमतौर पे जो आरोप लगते हैं वो सत्ता पक्ष पे लगते हैं, लेकिन विपक्ष भी है तो राजनीतिक पार्टी, उसमें यह है कि ठीक है आप घर के अंदर जितनी आलोचना कीजिए उसमें कोई बात नहीं है, वो विपक्ष का काम है। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनती है जहां साथ खड़े होते हुए दिखाई दे, वहां पे फिर आपके नेता जाके ऐसा काम कर देते हैं जिससे भारत का ओवरऑल एक फेस नीचे आता है। विपिन जी, ये तो परिस्थिति को देखने का मुझे लगता है एक बायस नजरिया है, क्योंकि जब जिस वाक्य की आप चर्चा कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल भी रहा था, तो कांग्रेस पार्टी या किसी भी विपक्ष के नेता ने ऐसी तो कोई बात नहीं कही जिसके ऊपर सवाल उठता। सबने एक स्वर में कहा कि हम भारत की सेना के साथ, भारत की सरकार के साथ खड़े हैं। और आज भी उस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए जो डेलीगेशन में विपक्ष के नेता गए, सबने एक स्वर में बात तो की। ये बुनियादी फर्क जो है ना, कि आप भारत को और भारत की सरकार को जब एक साथ इक्वेट कर देते हैं, तब ये प्रॉब्लम शुरू होती है। बहरहाल ये एक लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन क्योंकि जोर जोर से चीख कर अगर शिवम कोई बात कहेंगे तो वो सच तो नहीं हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, उस 2004 से 2014 के बीच में 7% से लेकर 8.5% तक का एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा। इस सरकार के अभी तक पसीने छूट चुके हैं इस तरीके के ग्रोथ रेट को पाने के लिए। और इन्फ्लेशन पर जो बार बार झूठ बोला जाता है, बिजनेस न्यूज चैनल है तो यहाँ पर आप बेस ईयर अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट भी बता दीजिए कि 2010 के अंदर जो किसी खाद्य सामग्री की जो बेस प्राइस थी, आज 2025 में वो क्या बेस प्राइस है, आप इक्वेट करेंगे तो इस देश के अंदर लगभग 20% का इन्फ्लेशन रेट है। तो ये जो आंकड़ों की जादूगरी है ना, ये हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसलिए चुप हो जाते हैं कि देश की जनता के सामने ये सारे मुद्दे एकदम भयानक राक्षस की तरह सामने खड़े। देश की जनता हर महीने जब उसकी जेब में वो 15,000 रुपए महीना आता है, तो वो सोचती है कि अरे 15,000 में पिछली बार मेरे 15 दिन चले थे, इस महीने हो सकता है इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई कि 13 दिन चल पाए। तो इसलिए इन बातों को बोलकर उनके दर्द के ऊपर नमक छिड़कने का हमें काम नहीं करना। और ये जो सड़क की बात की ना विपिन जी, मैं आपको अप्रिशिएट करता कि आप इनके झूठ का भंडा फोड़ते, क्योंकि 2018 में ये एक नया नियम लाए सड़क बनाने को नापने का। जब 1 किलोमीटर की सड़क बनती थी उस पर 4 लेन बना करती थी, हमारी सरकार उसे 1 किलोमीटर की सड़क कहती थी। इनकी सरकार ने, नितिन गडकरी ने नया फॉर्मूला बनाया कि 1 किलोमीटर की सड़क में अगर लेकिन एक बात मैं बोलूं नीरज जी, आपने मुझे बोल दिया बायस अनबायस, लेकिन एक छोटी सी बात मैं बोल रहा हूं, आप उससे इत्तेफाक ना भी रखें तो कोई बात नहीं है। मैं भी, क्योंकि ये बिजनेस चैनल है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट कवर करता हूं, जितना काम अभी हुआ है पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जिस तेज़ी के साथ, सिर्फ सड़क तो एक उसकी एक पैरामीटर हो सकती है, लेकिन बाकी चीज़ें भी जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना काम पहले नहीं हुआ है, नहीं हुआ। ये तो फैक्ट है। किसी दिन पूरा डेटा लेके बैठ जाएंगे, वो एक बात है, आप उसमें आलोचना कर सकते हैं, उसमें कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, मैं भी क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी का ही छात्र हूं। जरा इस बात पर आ जाइए कि सिर्फ अनाउंस कर देना, आज आप इनकी उड़ान स्कीम को लीजिए, 52% रूट जिन पर इन्होंने उड़ान स्कीम की अनाउंसमेंट की, आज वो नॉन फंक्शनल है। आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में गिनेंगे। चलिए, ऐसे मैंने कहा ना किसी दिन अब क्योंकि अभी समय इस कार्यक्रम में उतना नहीं बचा, नहीं तो हम उस पर भी आते, लेकिन मैंने मांगी कि एक दिन अलग से कार्यक्रम कर लेंगे। अवधेश जी, एक छोटा सा सवाल है,
प्रैक्टिकल सा सवाल है कि ठीक है, मैं मान लेता हूं नीरज जी की सारी बातें सही हैं, लेकिन देश की जनता को पिछले 10-11 साल से बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जब इतनी प्रॉब्लम है, इतनी दिक्कतें हैं, तो क्यों बार बार ये सरकार चुन के आ रही है, बड़े बहुमत से चुन के आ रही है, और अभी तो इसको और 4 साल चलना है, यानी कि 3 टर्म बैक टू बैक हो जाएंगे। हो सकता है वो सही कह रहे हो, या तो फिर उनके समझाने में कमी है कि वो समझा ही नहीं पा रहे। अगर वो बातें सही हैं तो किसका काम है? विपक्ष का काम है जाके जनता को समझाए, बताए कि देखो भाई ये क्या, किसको चुन के लेके आते हो। तो फिर या तो जनता में समझ नहीं है या ये नहीं समझा पा रहे। मैं उस चीज को समझना चाहता हूं, हो क्या रहा है? देखिए, मैंने जब अपने वक्तव्य में कहा कि देश बदल गया है, तो उसका अर्थ ये नहीं था कि जो बात देश बदलने है, मतलब देश का सामूहिक मनोविज्ञान बदला है, जनता की सोच बदली है। और जनता की सोच इस कारण बदली है कि जनता की जो अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं थी सामान्य आवश्यकताओं के साथ, क्योंकि मनुष्य को जेल में भी भोजन, कपड़ा और छत और बिजली मिल सकती है, लेकिन वो जेल पसंद नहीं कर सकता है। वो जो कुछ चाहता है मनुष्य, अगर उसकी पूर्ति का भाव पैदा हो रहा है उसके साथ साथ, तो आपकी बात नहीं सुनेगा। आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। 4-5 बातें। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, जो सोनिया जी का नेतृत्व कांग्रेस के साथ हुआ, इस समय राहुल जी का जो नेतृत्व है, मैं अभी भी बोलता हूं, लेकिन वो जरा आज का डिबेट का विषय नहीं है, कि राहुल गांधी जी हारे हुए, नकारे हुए, ठुकराए हुए अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट जो उनके रणनीतिकार बन गए, जिसमें कांग्रेस नहीं है। और वो उससे कोई भी प्रवक्ता, और नीरज जी भी उससे अंदर से सहमत नहीं होते होंगे, सब पार्टी को। वो केवल सिस्टम के विरुद्ध विद्रोह पैदा करके असंतोष पैदा करो और उसके अंदर गुस्सा पैदा करो, ताकि लोग उठ के खड़े हो, बदलाव आएगा तो कांग्रेस आ जाएगी। वो चीजें अब बदल गई है, उतने आंदोलन देश में नहीं हो रहे, समझना चाहिए। मैं 2-3 बातें बोलना है, क्योंकि आशुतोष जी ने कई बातें। तो सर क्विकली, क्योंकि अब इतना समय नहीं रह गया, आप 1-आध मिनट के अंदर बात पूरी कर ले। सुनिए ना, 1-1.5 मिनट मैंने केवल मांगा था, उस समय आपने दिया नहीं। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए होता है। ऐसा है कि आंकड़े तो मैं दे सकता हूं। देखिए, जब आप मार खाएंगे तो दुनिया कहेगी कि आतंकवाद के युद्ध में भारत के साथ है, लेकिन जब आप मारेंगे जो पश्चिमी देश कर रहे थे, तो फिर सबको उससे समस्या होगी, कोई आपके साथ उसमें खड़ा होने नहीं आएगा। अगर कनाडा या कोई हमारे आतंकवादियों को पालता है, या कोई भारत का आदमी या कोई भी हमारा समर्थक उसको उसकी जमीन पर जाके मारता है, तो मैं उसका विरोध करने नहीं जाऊंगा, चाहे वो हमारे साथ संबंध रहे या न रहे। पाकिस्तान की जमीन पर अगर हमारे वांछित आतंकवादी 25-26 मारे जा रहे हैं, उसको अगर अमेरिका या कोई मुद्दा बनाता है, इंग्लैंड में कोई हाई कमीशन के झंडे को उतार देता है और 10 दिन बाद वहां मारा जाता है, उसके बारे में दुनिया को विरोध करना है, करे विरोध। हम अपनी शर्तों पर अपने अनुसार अपना देश बनाना चाहते हैं, अपने अनुसार दुनिया बदलना चाहते हैं। हमारी दृष्टि बिल्कुल दुनिया के जन कल्याण की है। वो दुनिया को नहीं समझ में आएगी। जो शब्दावलियां हैं रोजगार की, जो शब्दावलियां हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, आने वाले समय में वो भी बदलेगा। लास्ट बात आशुतोष जी को मैं कह रहा हूं कि अगर बनारस में 22 करोड़ लोग एक वर्ष में आ रहे हैं, अयोध्या में 15 से 16 करोड़ लोग, तो ये आर्थिक विकास, रोजगार उसमें हो रहा है कि नहीं? आने वाले समय में यही आधार आपको दुनिया में शीर्ष पर खड़ा करेगा, जिसमें कोई मंदी आने की संभावना नहीं रहने वाली। जी, क्या हमारे पास समय बचा है? चलिए आशुतोष जी, मैं उस वाले सवाल को ही आगे लेकर जाऊंगा कि ये अगर मान लीजिए इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानियां ही हैं, तो क्या इस देश का जो विपक्ष है, वो उसको जो लीड करने वाले लोग हैं, उसको जो आगे लेकर जाने वाले लोग हैं, या तो अपनी बात नहीं रख पाते हैं या फिर बात है ही नहीं? कैसे इसको समझे? क्योंकि क्या हम ये मान ले कि देश की जनता को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है किसी चीज का? देखिए विपिन जी, ये तो एक बड़ा प्रोपेगेंडा है, जिस प्रोपेगेंडा को हमेशा बनाया जाता है कि विपक्ष तो हार रहा है, विपक्ष तो हार रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी 1947 से लेकर 1996 तक 30 साल, 1947 से लेकर 1977, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, हाँ, लगातार जीत रही थी। राज्यों में भी जीत रही थी, राज्य और केंद्र में भी जीत रही थी। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती, फिर कांग्रेस की 10 साल सरकार बनती, फिर अटल वीपी सिंह की सरकार आती, फिर 5 साल के लिए नरसिम्हा राव की सरकार बन जाती। तो क्या यह मान लिया जाए कि विपक्ष पूरी तरीके से नकारा था? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी को राजनीति नहीं आती थी? क्या ये मान लिया जाए, लिख दिया जाए इसको? राम मनोहर लोहिया को कुछ नहीं आता, पॉलिटिक्स का कहना नहीं आता था। पॉलिटिक्स का एक मोमेंटम होता है, अब आज की तारीख में वो मोमेंटम बीजेपी के साथ है।
50 साल जी। तक वो मोमेंटम कांग्रेस के साथ। सर क्विकली अब तो मैंने कहा कि ये जो तर्क दिया जाता ना कि हम तो विपक्ष को समझा ही नहीं पा रहे, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते, नहीं समझा पा रहे थे ना, तो फेल हो गए ना, तो फेल्ड पॉलिटिशियन हो गए, उस तर्क में नहीं जाते। अब मैं आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बता दूं, 1991 में भारत की जो इकोनॉमी थी $0.26 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। सर क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया, मैं 10 सेकंड में खत्म करता हूं। और 3.78 हुई जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। उसके बाद 0.71 हुई जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी। और आज 2014 में जब दिया तो उसमें तकरीबन 300% की ग्रोथ हुई और भारत की इकोनॉमी का साइज हो गया करीब $2 ट्रिलियन। आप पिछले 5 सालों में 11 सालों में सिर्फ आप $2 ट्रिलियन इकोनॉमी अपने में जोड़ पाए हैं। चलिए क्योंकि अब मेरा समय सर बिल्कुल ही समाप्त हो गया। शिवम भी कुछ कहना चाहते हैं, अब तो मेरी भी क्लोजिंग टिप्पणी का समय, क्योंकि अगला कार्यक्रम लेट हो जाएगा। बस इतनी सी लाइन कह के कहूंगा कि देखिए, इसको एब्सोल्यूट ब्लैक एंड व्हाइट में तो कभी नहीं नापा जा सकता। सरकार की 11 साल में उपलब्धियां हैं, वो अपनी जगह हैं, उसमें कमी पेशी निकाली जा सकती है, कुछ और काम करने की गुंजाइश बन सकती है, बिल्कुल होगी। विचारधारा के भी मतभेद होंगे, जितना काम हुआ और जरूरी नहीं कि हर काम पूर्णता की तरफ गया हो, लेकिन एक जनता को जो महसूस होता है, जनता को जो लगता है, उसी पर ये डेमोक्रेसी चलती है। इसीलिए मैं जनता के हिसाब से इस चीज़ को अंत में छोड़ के जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विश्लेषकों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।